गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स इन यूकैरियोट्स। माई सेल्फ अनीता मालव, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जेडीवी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। टाइप्स ऑफ ट्रांसपोजोन्स इन यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स में जो ट्रांसपोजोन्स पाए जाते हैं इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है डिट्रो ट्रांसपोजोन्स और दूसरा है डीएनए ट्रांसपोजोन्स। डिट्रो ट्रांसपोजोन्स के एग्जांपल हैं टी वाई एलिमेंट्स इन यीस्ट, कोपिया एलिमेंट्स इन ड्रोसोफिला, लाइन्स एंड साइन सीक्वेंसेस इन ह्यूमंस। डिट्रो ट्रांसपोजोन्स जो होते हैं इनमें जो प्रक्रिया होती है तो आरएनए इंटरमीडिएट यहाँ पर बनता है। वह आरएनए इंटरमीडिएट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के द्वारा डीएनए में चेंज होता है और देन वह टारगेट साइट पर जाकर जुड़ जाता है। तो यह एक तरह का कॉपी पेस्ट टाइप का ट्रांसपोजोन है। सेकंड जो कैटेगरी है इसमें आते हैं पी एलिमेंट्स इन ड्रोसोफिला और यह कट एंड पेस्ट प्रक्रिया को अपनाते हैं, अर्थात यह डोनर साइट से कट होकर बाहर निकल जाते हैं और टारगेट साइट पर आकर जुड़ जाते हैं। तो इसकी केवल एक ही कॉपी रहती है, अर्थात केवल टारगेट साइट पर इसकी कॉपी मिलेगी और डोनर जो साइट होगी वहां पर उस जीनोम में यह कॉपी एब्सेंट रहेगी। यहाँ पर इस प्रक्रिया को बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। यह जो क्लास फर्स्ट में डिट्रो ट्रांसपोजोन है तो ये जो डोनर डीएनए है सबसे पहले इस डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है तो आरएनए इंटरमीडिएट बनता है। आरएनए इंटरमीडिएट रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, यानी यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का यूज होता है और डीएनए बनता है। बाद में यह डीएनए डबल स्टैंडर्ड हो जाता है और इसका टारगेट डीएनए साइट पर जाकर यह इंटीग्रेट हो जाता है। दूसरी कैटेगरी जो डीएनए ट्रांसपोजोन की जो कट एंड पेस्ट प्रक्रिया अपनाता है तो यहाँ से जो ट्रांसपोजोन होता है वह एक्सीजन उसका होता है इस डीएनए इंटरमीडिएट का और यह टारगेट डीएनए पे जाकर यहाँ पर अटैच हो जाता है। इस प्रकार से आप ये देखिए कि यह वाला जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है यह अब इस जो डोनर डीएनए में है वहां पर नहीं मिलेगा, केवल जहां यह इंटीग्रेट हुआ है वहीं पर आपको यह मिलेगा। डिट्रो ट्रांसपोजोन्स जो होते हैं ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की उपस्थिति में आरएनए इंटरमीडिएट जो बनता है उसको डीएनए में चेंज कर देते हैं और यह डीएनए फिर नई पोजीशन पर जाकर जुड़ता है। डिट्रो ट्रांसपोजोन्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एलटीआर मीन्स डिट्रो ट्रांसपोजोन्स और रिट्रोवायरस लाइक एलिमेंट्स। तो एलटीआर जो होते हैं, एलटीआर मीन्स होता है लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स। तो इनकी जो इस तरह के जो रिट्रो ट्रांसपोजोन्स हैं इनमें दोनों जो बीच में सेंट्रल कोडिंग रीजन होगा और ये फ्लैंक्ड रहेंगे, यानी दोनों तरफ इसमें लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो एलटीआर सीक्वेंस होती हैं यह रिट्रोवायरस के समान होती हैं, इसीलिए इनका नाम एलटीआर रिट्रो ट्रांसपोजोन्स यानी रिट्रो ट्रांसपोजोन्स रखा गया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो इसकी एलटीआर रिट्रो ट्रांसपोजोन्स की जो प्रॉपर्टी है ये रिट्रोवायरसेस के समान ही इसकी प्रॉपर्टीज होती है। तो एलटीआर रिट्रो ट्रांसपोजोन्स क्या करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का यूज करते हैं और आरएनए को डीएनए में चेंज कर देते हैं। देन डीएनए जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड में चेंज हो जाता है और नई लोकेशन पर जाकर जुड़ जाता है। एग्जाम्पल जैसे हमने देखा टी वाई एलिमेंट्स ऑफ यीस्ट, कोपिया एलिमेंट्स ऑफ ड्रोसोफिला, यह एलटीआर में आते हैं। एलटीआर रिट्रो ट्रांसपोजोन्स जिनको हम रिट्रोवायरस कहते हैं। टी वाई एलिमेंट्स इन यीस्ट, तो यीस्ट के अंदर जो टी वाई एलिमेंट्स हैं किस तरह के हैं, एलटीआर रिट्रो ट्रांसपोजोन्स हैं और इनकी लंबाई लगभग होती है 5.9 किलो बेस पेयर की और इसके में जो एलटीआर सीक्वेंसेस होती हैं यानी जो दोनों सीक्वेंस जो फ्लैंक्ड सीक्वेंस है वह 340 बेस पेयर की बनी हुई होती है। अधिकतर जो ईस्ट स्ट्रेंस होती है उनमें 35 कॉपीज होती है TY1 एलिमेंट्स की उनके जीनोम में। TY1 एलिमेंट्स के अंदर दो जीन्स होती हैं TYA एंड TYB और ये होमोलोगस होती हैं किसके समान, जो रिट्रोवायरस में गैग और पोल जीन्स पाई जाती हैं उनके समान। ट्रांसपोजिशन ऑफ TY1 एलिमेंट इन्वॉल्व्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम।
After RNA synthesized from Ty1 DNA, a reverse transcript is encoded by TYP genes. तो TYP genes का क्या काम हो गया? यह रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम बनाता है. It uses TYG uses its a template to make double stranded DNA. Then इसको वह डबल स्ट्रैंडेड DNA में चेंज कर देता है. The newly synthesized DNA transported to the nucleus and inserted in the target site in the genome, creating a new Ty1 element. यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह दोनों तरफ आप देखो लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स हैं. इसमें दो जीन्स हैं, TYA जीन और TYB जीन. ये यहाँ पर हम बात करें Ty1 एलिमेंट्स की, ईस्ट के अंदर पाए जाने वाले Ty1 एलिमेंट की. तो इसमें फ्लैंक्ड रीजन मतलब दोनों आसपास क्या है, LTR लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स और दो जीन्स हैं, TYA जीन्स और TYB जीन्स. TYB जीन्स क्या बनाते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम. सबसे पहले यहाँ से जो DNA है वह RNA में ट्रांसक्राइब्ड होगा. देन जो RNA होता है वह रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो TYB जीन द्वारा बनाया जाता है उसके द्वारा DNA में चेंज जाता है. और यह जो न्यूली Ty1 एलिमेंट बना है ये टारगेट साइट पे जाकर इंसर्ट हो जाता है. नॉन LTR retrotransposons. The non-LTR retrotransposons are common retrotransposons present in eukaryotes. तो इसके अंदर इसका जो अंतर है, नॉन LTR मीन्स इसमें लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स जो दोनों तरफ जो फ्लैंक सीक्वेंसेस है LTR वह यहाँ पर अनुपस्थित होगी. और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में जो पॉली A टेल बनती है वो इसमें जुड़ी हुई रहती है. इस प्रकार हम देखते हैं कि जो नॉन LTR retrotransposons है आर ट्रांसपोज्ड वाया RNA इंटरमीडिएट विच इज reverse transcribed into double stranded DNA by reverse transcriptase enzyme. इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि इस नॉन LTR retrotransposons होते हैं इनमें और LTR retrotransposons में यही अंतर है कि यहाँ पर LTR एब्सेंट होते हैं और जो RNA इंटरमीडिएट बनता है उसमें पॉली A टेल दिखाई देती है. जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे लाइंस एंड साइंस. तो लॉन्ग इंटरस्पर्स्ड न्यूक्लियर एलिमेंट्स और शॉर्ट इंटरस्पर्स्ड न्यूक्लियर एलिमेंट्स. तो हम ये देखते हैं कि जो ह्यूमन जीनोम है उसके अंदर 45% ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स पाया जाता है, जिसमें रिट्रोवायरस लाइक एलिमेंट 8% होते हैं, रिट्रोपोजोन्स 33% होते हैं और कुछ ट्रांसपोजोन्स होते हैं जो कट ऑफ पेस्ट मैकेनिज्म अपनाते हैं. तो क्लास जो हम देखें ट्रांसपोजोन्स में लाइंस एंड साइंस के बारे में पढ़ते हैं हम. लॉन्ग इंटरस्पर्स्ड न्यूक्लियर एलिमेंट्स. L1 retroposons is the principal human transposable elements जो मानव में पाया जाता है. एक लाइन क्लास का ट्रांसपोजोन है यह. इसके अलावा L2 और L3 भी पाए जाते हैं बट यह ट्रांसपोजिशनली इनएक्टिव होते हैं. तो L1 एलिमेंट ही ट्रांसपोजोन की तरह एक्टिव रहता है, फंक्शन करता है ट्रांसपोजोन. इसके अंदर दो ओपन रीडिंग फ्रेम्स होती हैं, ORF1 एंड ORF2. ORF1 जो होता है यह न्यूक्लिक एसिड बाइंडिंग प्रोटीन बनाता है और ORF2 जो होता है यह एंडोन्यूक्लियस एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटीज में होती है. तो L1 एलिमेंट्स में क्या होते हैं, 2 ओपन रीडिंग फ्रेम्स होते हैं. इसके अलावा इसके अंदर 6 किलो बेस लॉन्ग सीक्वेंस है इसकी और इसके अंदर इंटरनल प्रमोटर सीक्वेंस होती है जो RNA पॉलीमरेज सेकेंड को रिकॉग्नाइज करती है. इस प्रकार हम देखते हैं कि ह्यूमन के अंदर 3000 से 5000 कॉपीज होती हैं कंप्लीट L1 एलिमेंट्स की. यहाँ पर आप देखो कि L1 एलिमेंट जो मानव में पाया जाता है वह अब देखो यहाँ पर इसमें दो रीडिंग फ्रेम्स आपको दिखाई देंगे, ORF1 एंड ORF2. सबसे पहले ये जो DNA है इसका ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा RNA बनेगा और RNA में यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, AAA सीक्वेंस यानी पॉली A. देन इसमें जो ओपन रीडिंग फ्रेम 1 है यहाँ पर राइबोसोम आके यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड अटैचमेंट प्रोटीन यहाँ बनाता है, ORF2 है
और ORF2 क्या बनाता है, एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है उसमें, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम बनाता है। इस प्रकार से जो RNA बनता है इसमें यह जो प्रोडक्ट है ये अभी यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट बनते हैं वह यहाँ जुड़ जाते हैं। देन जो RF2 जो होता है इसके द्वारा क्या बनाया जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम बनाया जाता है, तो उससे यह DNA में चेंज हो जाता है। यहाँ पर आप ये देखिए कि इसके अंदर ये जो AAA चेन है और जो चेन है और जो टारगेट DNA है उसके अंदर TT जो सीक्वेंस का जहाँ पर होंगी ये दोनों मैच हो जाती हैं, वहीं पे आके जाकर यह इंसर्ट हो जाता है। यहाँ पर आप वापस यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि जो L1 एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, RNA बनता है, RNA से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के द्वारा DNA बनेगा। लेकिन जब पहले RNA बनता है तो RNA के साथ सबसे पहले यहाँ पर जब देखो वही वहाँ लिखा हुआ है कि जो RNA बना है उसमें किस तरह से ORF1 और ORF2 द्वारा पॉलीपेप्टाइड्स का निर्माण होता है, और आगे एंडोन्यूक्लियस का काम यह करेगा, कट लगाएगा, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का ये काम करता है ORF2 क्या बनाता है, दो तरह के एंजाइम बनाता है, एक तो एंडोन्यूक्लियस बना रहा है, एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बना रहा है। नाउ शॉर्ट इंटरस्पर्स न्यूक्लियर एलिमेंट साइंस जो होते हैं यह भी मोस्ट अबंडेंट ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स हैं ह्यूमन में, लाइंस के बाद यही सबसे ज़्यादा होते हैं। इनकी जो लंबाई होती है 400 बेस पेयर से ये कम होते हैं। इनके अंदर इंटरनल प्रोमोटर सीक्वेंस होती है पर यह कोई प्रोटीन को कोड नहीं करते हैं। साइंस डू नॉट हैव टर्मिनल रिपीट बट इंस्टेड दे हैव ए सीक्वेंस 80 बेस पेयर एट द एंड। ठीक है, तो इनमें टर्मिनल रिपीट्स नहीं होते हैं। यह भी वैसे ही लाइंस की तरह ही है, बट इसके अंदर यह अंतर है कि साइंस जो है जो शॉर्ट इंटरस्पर्स न्यूक्लियर एलिमेंट्स हैं इसके अंदर ओपन रीडिंग फ्रेम्स नहीं होते हैं, अर्थात साइंस जो होते हैं यह अपनी एक्टिविटी के लिए लाइंस पर निर्भर होते हैं, क्योंकि इनके अंदर ऐसे ओपन रीडिंग फ्रेम नहीं हैं जो एंडोन्यूक्लियस बनाते हैं या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम बना रहे हैं। तो ये टोटली किस पे निर्भर है, लाइंस में अपनी एक्टिविटी के लिए। तो साइंस के कुछ एग्जाम्पल हैं ALU, MIR, इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं, तो यह साइंस है। ओनली ALU एलिमेंट्स जो है वह ट्रांसपोजिशनली एक्टिव है। नाउ क्लास 2 DNA ट्रांसपोजोन्स, जैसा हमने बताया कि यह कट एंड पेस्ट टाइप के ट्रांसपोजोन्स हैं। जिस प्रकार से बैक्टीरिया के जो IS एलिमेंट्स होते हैं उनकी तरह ही कट एंड पेस्ट टाइप की एक्टिविटीज में पाई जाती है। तो सबसे पहले जो बारबरा MC क्लिंटॉक ने जो मेज के अंदर जो ट्रांसपोजोन खोजे थे वह इसी कैटेगरी के थे, वह DNA ट्रांसपोजोन थे और वह कट एंड पेस्ट टाइप के ट्रांसपोजोन थे। तो DNA जैसे P एलिमेंट्स इन ड्रोसोफिला वो भी DNA ट्रांसपोजोन है, या जो मक्के के अंदर ACDS एलिमेंट्स होते हैं वह भी DNA ट्रांसपोजोन ही है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं P एलिमेंट्स इन ड्रोसोफिला। P एलिमेंट्स जो होते हैं ये इंसर्शन सीक्वेंसेस ऑफ बैक्टीरिया के समान ही होते हैं। इनमें भी दोनों तरफ शॉर्ट इन्वर्टेड टर्मिनल रिपीट्स होते हैं और बीच में एक सिंगल ओपन रीडिंग फ्रेम होता है जो केवल ट्रांसपोजेज एंजाइम का ही निर्माण करता है। P एलिमेंट्स की साइज जो होती है वो 0.5 से 2.9 kb लेंथ की होती है और P एलिमेंट्स को डिस्कवर किया था मार्गरेट किडवेल ने। उन्होंने स्टडी की थी, यह किसमें स्टडी की थी, ड्रोसोफिला में, और उन्होंने एक डिसऑर्डर ड्रोसोफिला में पाया, हाइब्रिड डिसजेनेसिस। इसको हम आगे पढ़ते हैं। हाइब्रिड डिसजेनेसिस क्या है, उन्होंने देखा कि डिसजेनेसिस इन ड्रोसोफिला, उन्होंने स्टडी किया कि एक फीमेल है ड्रोसोफिला जो नॉर्मल टाइप की, उसको M कहेंगे, और जो मेल है जिसके अंदर P एलिमेंट से, उसको P से यहाँ डिनोट किया गया है। तो जब नॉर्मल फीमेल और P एलिमेंट युक्त मेल का जब क्रॉस करवाया जाता है तो F1 प्रोजेनी जो प्राप्त होती है वह बिल्कुल स्टेराइल होती है
उनमें हाई म्यूटेशन रेट होती है और उनमें क्रोमोसोमल एब्रेशन दिखने को मिलता है, नॉन डिसजंक्शन उनमें देखने को मिलता है। तो यह जो F1 प्रोजेनी में जिस प्रकार के डिसऑर्डर्स उत्पन्न हुए हैं इसको ही हम कहते हैं डिसजेनेसिस। लेकिन इसके विपरीत अगर ऐसी फीमेल जिसके अंदर P एलिमेंट है और ऐसा मेल जो नॉर्मल है, नॉर्मल को यानी इसमें P एलिमेंट नहीं है, M से डिनोट किया हुआ है, इसमें जो F1 प्रोजेनी है वह बिल्कुल नॉर्मल होती है और उसमें कोई डिसजेनेसिस उत्पन्न नहीं होती। इसका कारण यह है कि जो M साइटोटाइप यानी जो फीमेल फ्लाइज है जिनके अंदर P एलिमेंट नहीं है, उनका क्रॉस जब हमने P एलिमेंट्स वाले यानी P साइटोटाइप वाले मेल फ्लाई से किया तो उसके अंदर जो जाइगोट बना हुआ है, तो जाइगोट के अंदर इस जो P एलिमेंट को साइलेंस करने के लिए कोई एलिमेंट नहीं है, अर्थात P एलिमेंट जो है वह साइलेंसिंग फ्री एनवायरनमेंट में रहता है और जाइगोट के जीनोम में इधर उधर जंप करता हुआ जीनोम में डैमेज उत्पन्न कर देता है। तो मेल के अंदर जो P एलिमेंट है उसको साइलेंस करने के लिए कोई भी यहाँ पर एनवायरनमेंट मतलब कोई भी साइलेंस करने वाली जीन यहाँ पर उसमें नहीं होती है। लेकिन जब हम रेसिप्रोकल क्रॉस करवाते हैं अर्थात P साइटोटाइप वाली फीमेल फ्लाइज जिसमें P एलिमेंट है और M साइटोटाइप यानी नॉर्मल मेल जो है उनके बीच में जब हम क्रॉस करवाते हैं तो डिसजेनेसिस ऑब्जर्व नहीं होती, क्योंकि इस केस में जो फीमेल गैमीट है जिसके अंदर P एलिमेंट है उसके अंदर ऑलरेडी क्या है, साइलेंस्ड है। वह क्यों है साइलेंस्ड? क्योंकि उसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स पाए जाते हैं उसके साइटोप्लाज्म में जो केवल फीमेल गैमीट में ही होते हैं और यह जो कंपोनेंट होते हैं वह P एलिमेंट को साइलेंस करके रखते हैं। इसीलिए जो जाइगोट बनता है वह उसके अंदर साइलेंस्ड P एलिमेंट होता है और डिसजेनेसिस उत्पन्न नहीं होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यही जो हमने बात की है यह डायग्राम से आप यहाँ डिनोट की गई है। फीमेल है M साइटोटाइप, अगर P साइटोटाइप से क्रॉस करवाया जाएगा तो डिफेक्टिव ऑफस्प्रिंग प्राप्त होंगे, जबकि इसका जो रेसिप्रोकल करवाया जाएगा तो नॉर्मल फ्लाइज उत्पन्न होते हैं। नाउ कंट्रोलिंग एलिमेंट्स इन मेज। 1940s में बारबरा McClintock ने जो मेज के अंदर देखा कि जो सोमेटिक सेल डिवीजन है तो उस समय उन्होंने सोमेटिक सेल डिवीजन की स्टडी की तो वहाँ देखा कि उसमें कई डेफिशिएंसीज, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन देखने को मिले और यह इन सब का कारण क्या था, ट्रांसपोजोन अर्थात DSAC एलिमेंट्स। उन्होंने इसको नाम दिया DSAC एलिमेंट। यही कंट्रोलिंग एलिमेंट्स उन्होंने इनको कहे, DS एंड AC को क्या कहा, कंट्रोलिंग एलिमेंट्स। इन 1956 इनको DSAC भी कहते हैं या फिर ऑटोनोमस और नॉन ऑटोनोमस एलिमेंट्स भी कहते हैं। ऑटोनोमस एलिमेंट्स यानी AC एक्टिवेटेड टाइप के यह होते हैं, इनके अंदर एबिलिटी होती है एक्सिशन की, यानी ये कहीं से भी हट सकते हैं और ट्रांसपोजिशन की एक्टिविटी इनमें पाई जाती है। नॉन ऑटोनोमस जो एलिमेंट्स होते हैं इनके अंदर ट्रांसपोजिशन की और एक्सिजन की एबिलिटी नहीं पाई जाती और यह टोटल किस पर निर्भर होते हैं, ऑटोनोमस एलिमेंट्स पर निर्भर होते हैं। तो यह नॉन ऑटोनोमस एलिमेंट्स यानी DS। तो यह जो डिसोसिएशन नॉन ऑटोनोमस एलिमेंट्स आर डिसोसिएशन होते हैं, DS एलिमेंट्स होते हैं और इनकी एक्टिविटी किस पर निर्भर करती है, AC एलिमेंट्स पर। उसके बिना ना तो इनका एक्सीजन होता है और न ही अपना फंक्शन करते हैं। लेकिन जब AC के साथ ये DS एलिमेंट्स होते हैं तो यह एबनॉर्मलिटीज उत्पन्न करते हैं, जिस जीन के पास ये जाएंगे उसके अंदर एबनॉर्मलिटीज उत्पन्न करेंगे और उसको डीएक्टिवेट कर देते हैं। नाउ इसको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। यहाँ पर DSAC सिस्टम, डिसोसिएशन एक्टिवेटर सिस्टम में तो AC एलिमेंट्स जो होता है यह दूसरी जीन्स के समान ही है और इसकी एक्टिविटी जो होती है
यह एक्टिव रहता है, अर्थात एक्सीजन की भी इसमें क्षमता होती है और ट्रांसपोजिशन की भी क्षमता इसके अंदर होती है। DS एलिमेंट्स जो होते हैं is unstable in the presence of SE element in the same nucleus. When both the elements are present, loss of a part of the chromosome 9 occurs if the chromosome 9 carries the DS elements. यह पाया गया कि जब DS और AC एलिमेंट्स दोनों जब साथ थे तो जो क्रोमोसोम 9 है वहाँ पर डिलीशन उत्पन्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर है DS एलिमेंट्स जो कि ब्रेकेज उत्पन्न करता है और डिलीशन पैदा करता है। यहाँ आप देखिए द जीन्स लाइंग एडजेसेंट टू द DS बिकम इनएक्टिवेटेड, तो DS के नजदीक की जो जीन होगी वो इनएक्टिवेट हो जाती है। तो हम देखते हैं कि जो AC एलिमेंट्स प्रेजेंट इन जीनोम हैज ए नेगेटिव रिलेशनशिप विद द टाइम ऑफ DS एक्शन ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, देयरफॉर द प्रेजेंस ऑफ AC इन ए ग्रेटर नंबर डिलेज द ट्रांसपोजिशन ऑफ DS ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जो AC होता है यह DS की एक्टिविटी को कंट्रोल करके रखता है। यहाँ आप एग्जाम्पल से अच्छे से समझ सकते हैं। मेज का यह एग्जाम्पल है। तो उन्होंने ये पाया कि जो AC एलिमेंट है, ठीक है, AC एलिमेंट है जब वो DS यानी डिसोसिएटेड एलिमेंट्स के साथ होता है तो उस क्रोमोसोम में ब्रेकेज आ जाते हैं, डिलीशन वहां पर होता है, या जिस जगह DS एलिमेंट होगा वहां पर जो जीन है उसको वो इनएक्टिवेट कर देता है और वह अपना एक्सप्रेशन शो नहीं करता है। जैसे कि अगर वह किसी W लोकस पर स्थित होता है तो जो W एलील जो है वह वाइट फिनोटाइप अर्थात वह सफेद रंग के दाने यानी सफेद कलर के कर्नल्स उत्पन्न करता है। तो जब DS W लोकस के पास होता है तो W की जो एक्टिविटी यानी वाइट कर्नल जो उसको उत्पन्न करना है वह नहीं हो पाती है और जो रिसेसिव W प्लस जो एलील है उसका वो अपना फिनोटाइप शो करता है और डार्क रंग के जो कर्नल्स होते हैं, बीज होते हैं यानी सीड है, मक्के के दाने, वह उत्पन्न होते हैं। इसको हम तीन तरह से, जैसे यहाँ पर आपको बताया गया है कि फर्स्ट केस में आप देखो कि जो DS है ये नॉर्मल जो कर्नल सफेद रंग के सीड उत्पन्न करने वाला W एलील है और यह डार्क रंग का रिसेसिव एलील है। लेकिन अब यहाँ पहले केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर AC एलिमेंट नहीं है। दूसरे केस में आप देखो AC एलिमेंट है तो DS क्या करेगा, W लोकस के पास स्थित है तो इसको इनएक्टिवेट कर देगा। इनएक्टिवेट करने से W प्लस जो रिसेसिव एलील है यह अपना फिनोटाइप शो करेगा और वह कर्नल्स कैसे होंगे, डार्क कलर के होंगे। कई बार जो ये DS एलिमेंट है ये W लोकस में अगर इंटर बीच में आ जाए, यहाँ पर आप देखिए तो जो कर्नल्स के जो कलर है वह कैसे होंगे, उनका जो कलर होगा वो वेरीगेटेड यानी मोजेक पैटर्न होगा। कैसा होगा, वह मोजेक होगा, क्योंकि वह जो W एलील है उसकी जो नॉर्मल फंक्शन है उसको डिसरप्ट कर देता है और जो W प्लस एलील है उसके एक्सप्रेशन को करने देता है। तो हमें किस तरह के कर्नल्स प्राप्त होते हैं, यहाँ पर वेरीगेटेड टाइप के। तो ये तीन तरह की कंडीशन आपने देख ली है कि जब DS जब AC एलिमेंट के साथ होता है तो यह जो जीन है उसको इनएक्टिवेट कर देता है और जो रिसेसिव एलील है वो अपना कैरेक्टर शो करने लगता है। तो इस प्रकार से AC और जो DS एलिमेंट्स हैं ये अपना फंक्शन करते हैं। तो जो बारबरा McClintock ने जो मेज पर जो प्रयोग किए थे वो ये इसी तरह के थे। उन्होंने ही इस तरह ये जो AC और DS एलिमेंट्स थे ये उन्होंने ही खोजे हैं। आशा है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल CCE राज JDP GGC कोटा। धन्यवाद।